नमस्कार भारतवासियों। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहे हैं यह पिछले महीने से चल रहे हैं। पहला बार इससे ज़्यादा हुआ था, लेकिन इस बार बहुत चर्चा में रह गया, क्योंकि भारत में खास करके चर्चा में पहले इलेक्शन के समय था, ध्यान कम दिया गया था। अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा है। इजराइल सेना ने IDF ने एक बयान में कहा है कि लेबनान में सैन्य कार्रवाई के दौरान 7 असैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। सेना ने कहा कि कैप्टन ईटन इल्जाक ओस्टर उम्र 22 वर्ष लेबनान में युद्ध के दौरान मारे गए। एक सैन्य वेबसाइट ने बताया कि ओस्टर बुधवार को हुए अभियान के दौरान शहीद हुए थे। हालांकि उनकी मौत से जुड़ा कोई और विवरण नहीं दिया गया है। वही बताते हैं कि इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल सेना के 3 टैंकों को नष्ट कर दिया है और दर्जनों सैनिकों को मार गिराया है। लेबनानी मिलिशिया ने यह भी कहा है कि उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों के साथ भिड़ रहे हैं। समूह ने पहले यह भी दावा किया था कि उसने इजरायली सैनिकों के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, जब वे उत्तर पूर्व में सीमावर्ती गांव अंडेसेह में घुसने का प्रयास कर रहे थे। वही बताते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत में छुपे हिजबुल्लाह के प्रवक्ता मोहम्मद आफिफ ने मीडिया से कहा कि यह टकराव की शुरुआती मात्र है। उन्होंने हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जिक्र करते हुए कहा कि दक्षिण में प्रतिरोध अपना उच्चतम स्तर पर है। लेबनानी सेना ने यह भी कहा कि इजरायली सेना ने दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का कुछ समय के लिए उल्लंघन किया है। वही बताते हैं कि कैसे किया गया है। वही बताते हैं ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस साल ये दूसरी बार है जब ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और हमास के नेता इस्माइल हनिया के मौत के बाद ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया। इसराइल का अगला कदम क्या होगा और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों क्या आगे भी इसराइल के साथ बने रहेंगे, और सबसे अहम कि क्या यह युद्ध परमाणु युद्ध में भी बदल सकते हैं। वही बताते हैं कि बड़ी मिसाइल के साथ राष्ट्रपति फ्रांस के जो बोले हैं, देखिए कि कितने बमबारी इजरायली सैनिक ने बहुत सी बात बोले हैं। वही लेबनान में इजरायली हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर फ्रांस और इजरायल के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों ने इजरायली PM बेंजामिन नेतान्याहू की आलोचना की है। साथ ही उससे इजरायल को मिलने वाले हथियारों को सप्लाई बंद करने की अपील की है। मैक्रों के इस बयान पर नेताओं ने प्रतिक्रिया जताई है। वही मैक्रों ने क्या कहे हैं, सुनिए। I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria, and we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं, जो इजरायल के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों ने इजरायल PM बेंजामिन नेतान्याहू को आलोचना की है। साथ ही इजरायल को मिलने वाले हथियार की सप्लाई बंद करने की अपील की है। मैक्रों के इस बयान पर नेतान्याहू ने प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है, फ्रांस अगर हमारा साथ ना भी दे तभी हम ये जंग जीत सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मैक्रों इजरायल PM से क्यों खफा है। उन्होंने इजरायल को दिए जाने वाले हथियार को सप्लाई रोकने की बात क्यों कही। जाने इस वीडियो में जो नेतान्याहू ने जो दुख व्यक्त किया है, शर्म की बात बोले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, उस पर जवाब उत्साहित होकर जो है क्या बोल रहे हैं इजरायल के राष्ट्रपति, सुनिए। Aussi d'être cohérent. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement... उन्होंने कहा कि फ्रांस इजरायल का पक्का दोस्त है, वे इजरायल की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। अगर
ईरान उसके समर्थन न हमला किया तो फ्रांस हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। तो ही देखिए कि फ्रांस ने तुरंत पलट गया जब इसराइल के प्रधानमंत्री कहा कि साथ नहीं देंगे, तो तुरंत फ्रांस के राष्ट्रपति बदल गए, कहें कि हम इजराइल के साथ देंगे। वही बताते हैं इजराइल ईरान और लेबनान के बीच मची घमासान के ने मिडिल ईस्ट इंडिया में तमिश बढ़ा दी है। दूसरी तरफ एक और तानाशाह पश्चिमी एशिया में बार बार धमकी दे रहा है। अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने धमकी ने 10,000 किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका के धुकी बढ़ा दी है। किम जोंग ने अमेरिका और उसके पड़ोस साउथ कोरिया को परमाणु हमले की सीधी धमकी दी है। मौजूदा समय में दोनों कोरियाई देशों की सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तरी कोरिया के तानाशाह ने कहा है कि अगर उनके देश को उकसाया गया या किसी भी तरह हमला हुआ तो वह साउथ कोरिया पर परमाणु हमले करेगा और उसका समूल विनाश कर देगा। दरअसल हाल ही में दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी थी कि यदि किम जोंग ने परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का प्रयास किया तो नॉर्थ कोरिया को खत्म कर दिया जाएगा। हम इस धमकी के जवाब में अब किम जोंग ने अमेरिकी समेत साउथ कोरिया को चेतावनी दी है। किम जोंग ने वही कहा है कि अगर साउथ कोरिया या उसके सहयोगी अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर हमला किया तो उनकी सेना परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगी। दोनों देशों के बीच इस तरह की बयानबाजी कोई नई नहीं है, लेकिन हाल ही में किम जोंग ने अपने बयान में हथियारों की झलक पूरी दुनिया को दिखा दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि खतरे का अंदाज होने पर किम जोंग कभी भी हमले का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा इजराइल ने अपनी मिसाइलों के मुंह यमन में हौथी और सीरिया में ईरानी ठिकानों की ओर भी खोले हैं, यानी यमन और सीरिया पर भी असर पड़ रहा है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। इसका मतलब यह है कि टकराव मध्य पूर्व में फैलने वाला है, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ अमेरिका और मित्र देशों की मौजूदगी बढ़ेगी। मुस्लिम बहु देशों का प्रतिशत सबसे अधिक है, जहाँ 20 देशों और क्षेत्रों में 17 मुस्लिम जनसंख्या 75% से अधिक है। इसके अपवाद केवल इजराइल, लेबनान और सूडान हैं। वही बताते हैं कि इस्लामी सहयोग संगठन OIC जो 57 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, उसने गाजा में बढ़ती सैन्य स्थिति और नागरिकों को प्रभावित करने वाले मानवीय संकट के मद्देनजर सऊदी अरब में एक तत्काल असाधारण बैठक बुलाई है। यह बैठक हिंसा और फिलिस्तीनी जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में इस्लामी राष्ट्रों के बीच सामूहिक चिंता की दिखाई रही है। पहले कभी भी ऐसे मुद्दे पर OIC की बैठक नहीं बुलाई गई है। वही बताते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने इजरायली विस्तारवाद और राज्य आतंकवाद का डर बताते हुए एक इस्लामी गठबंधन के गठन की पैरवी की है। उनका कहना है कि इजराइल पूरे मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि इस्लामी देशों के वर्चस्व पर असर डाल रहा है। उन्होंने खत्म करने के प्लान पर काम कर रहा है, उसे पीछे से अमेरिका का प्रश्रय दे रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि गाजा में इजरायली कार्रवाई को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के लिए मुस्लिम देशों के बीच एक संयुक्त मोर्चा जरूरी है। हालांकि एक गठबंधन कैसे बनेगा इस पर सवाल है। कोई जनता का आंतरिक दबाव दो मुस्लिम बहुत देशों का अब तक इजराइल के साथ खड़े थे, वे भी फिलहाल चुप हैं। आने वाले समय में उन्हें डर है कि उनकी आंतरिक स्थितियां के कारण उन पर दबाव बढ़ेगा, उनकी मुस्लिम जनता उन पर दबाव डालेगा। इजराइल के खिलाफ खड़े हो। हालांकि मिस्र और इजराइल के साथ लंबे समय से शांति रहा है। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।